20, no, a lot. हाँ हाँ Yeah. कहते जी मैं 12 I घंटे think gasoline already. मैं 12 घंटे काम करूँ तो मेरी $20 तकरीबन बनते हैं, जो कि यहाँ के हिसाब से काफ़ी हैं। तो $600 $700 महीने का। तो एक आम आदमी की जो है, जो जिसके पास टैक्सी नहीं है या वो अपनी टैक्सी नहीं For one चलाता, day for me. या तो एक आम आदमी जो है वो तकरीबन $200 से $300 कमाता है, और थोड़ा सा बेहतर सरकारी जॉब वाला वो तकरीबन $400 $300-400 के दरमियान उसकी इनकम होती है। तो कहता है कि मैंने 5 बजे शुरू किया था, 5:30 और अब 6:30 हो गए हैं, यानी 13 घंटे। अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के पास, मेरा घर है, वहीं पे मैं जाके अब आराम करूँगा। तो ये देखें जी, वो कहते हैं ना पाकिस्तान में कि बहुत तल्ख हैं बंदाए मज़दूर के औकात। लेबर का काम जहाँ भी होगा डेली वेजेस पे, तो वो इसी तरह का माहौल होता है, इसी तरह की ज़िंदगी के साथ फ़ाइट करनी पड़ती है, ज़िंदगी के लिए फ़ाइट करनी पड़ती है। तो वाकई तल्ख होते हैं बंदाए मज़दूर के औकात। तो ये जनाब एयरपोर्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं आस्ता आस्ता। सुबह ये खुश है कि आज इस वक्त रश नहीं है, क्योंकि वर्किंग डे आज नहीं है, एक मकामी छुट्टी की वजह से, और इसलिए सड़क पे जो एयरपोर्ट की तरफ जाती है, रशियन फेडरेशन के नाम पे रोड बना हुआ है। तो रशिया के साथ इनके कम्युनिस्ट जज्बाती तल्लुकात पहले भी थे। अब मौजूदा गवर्नमेंट के खैर इंडिया के उसके अमेरिका के साथ ज़्यादा तल्लुक हैं, क्योंकि उन कंपनियों से मुआहदे किए हुए हैं जो वो छोड़ने को इनको तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे 3-4 कंट्रीज़ का बहुत इस खिते में बहुत असर सूख है। तो जिनमें सबसे पहले नंबर पे चाइना, अमेरिका, रशिया और फिर फ्रांस ने भी, यहाँ आपको याद होगा कि वियतनाम, जब ये वियतनाम के साथ यूनियन था, कंबोडिया और लाओस, तो फ्रांस ने भी यहाँ पे काफ़ी अर्सा तक इसको अपनी कॉलोनी बना के रखा। तो उसके भी गहरे असरात हैं इनकी, आज भी इनके कल्चर पे भी, इनकी ज़ुबान पे भी, और मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से। तो ये जनाब तकरीबन एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं। अभी देख रहे हैं आगे क्या हालात वाक़यात होते हैं, तो वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये जी एयरपोर्ट पे सुबह का नाश्ता चलने से पहले, अभी क्योंकि चेक इन के लिए काउंटर नहीं खुले, ओपन नहीं हुए, तो जैसे ही होंगे फिर चलते हैं। पहले नाश्ता करते हैं, छोटा सा मुख्तसर सा प्लेन क्रॉसेंट के साथ, और अलमंड यानी अलमंड क्रॉसेंट के साथ में काफ़ी लाते। तो ये जनाब आज का इब्तदाई नाश्ता। ये जी 2 भाई है जो दूसरे त्यारे में भी 70 के करीब पाकिस्तानी हैं जिन्हें रिपोर्ट किया गया। आप भाई कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं, ये पाकिस्तानी एम्बेसी कंबोडिया ने क्यों नहीं आपकी मदद की? वजह नहीं उन्होंने बताई कि वजह उन्होंने हमारे पास थी 2 मुल्कों का वीज़ा था, थाईलैंड और कंबोडिया का। थाईलैंड ने एंट्री कर दी, जब हमारी एंट्री कंबोडिया हुई है ना, तो उन्होंने हमारा पासपोर्ट ले लिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने चेक किए हैं, डॉक्यूमेंट्स सारे क्लियर थी, होटल वगैरह की बुकिंग, डॉलर वगैरह, और
बाकी तमाम के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने ले लिए हैं, ले के उन्होंने डॉलर भी हमसे लिए हैं। ना खाना दिया, ना पानी दिया, ना बैठने को जगह दे रहे थे। पुलिस के हवाले किया, वजह पूछी तो वजह कोई भी नहीं बताई कि कोई वजह कुछ भी नहीं है। एक दिन रखा, अगले दिन दोबारा उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। आपने उसके मतलब के इस्तेजाज नहीं किया पाकिस्तानी एम्बेसी को या नहीं किया था, एक दो दोस्तों ने ईमेल भी की है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, ना पूछा। बाकायदा इन कंबोडिया की पुलिस वगैरह, इमिग्रेशन वगैरह ने हमारी तस्वीरें भी बनाई हैं, मूवी भी बनाई है, बताया भी है, कोई रीज़न बताया, लेकिन उन्होंने रीज़न कोई नहीं बताया कि रीज़न क्या है आपको यहाँ से रोकने की, एंट्री ना देने की वजह। तो आप कितने लोग हैं इस इख्तियार में? हम तकरीबन 60-70 लड़के हैं पाकिस्तानी, मुख्तलिफ शहरों से। अच्छा, हर एक के पास अपने अपनी होटल की बुकिंग है। हाँ मैंने देखा है, मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर है सारे, डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉलर वगैरह भी हैं। हाँ। और जब हमारी थाईलैंड से कंबोडिया की फ़्लाइट थी, कंबोडिया एंट्री हुई है, तो इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया कि हमने पासपोर्ट चेक कराया। पासपोर्ट चेक करवाए हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक कराए हैं, तो उन्होंने बोला बैठ जाए, आपको एंट्री नहीं दे रहे। वजह पूछी तो वजह उन्होंने रीज़न कोई भी नहीं बताया कि रीज़न कुछ भी नहीं है। और आपको आप बता रहे थे कि आपको कंबोडियन हकाम ने जो है वो रात सोने में नहीं दिया, हाँ, ज़मीन पे बिठाया, बैठाया। और तो आप इसके मतलब खाना भी नहीं दिया? ना खाना दिया है, ना पानी दिया है, ना बैठने को जगह दे रहे थे। बैठे हैं तो नीचे बैठे हैं फर्श पर, कोई चीज़ नहीं। शाम को वैसे ही ठंड में सर्दी में सोए हैं। ये जी वो तमाम पाकिस्तानी हैं जो डिपोर्ट होके जिन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है, ये देखें। और ये तमाम पाकिस्तानी हैं जिन्हें यहाँ के कंबोडिया की हुकूमत ने वीज़े होने के बावजूद भी, ओके जी, ओके, ये तमाम पाकिस्तानी हैं इन्हें जिन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है वीज़ों के बावजूद, टिकट के बावजूद और दीगर कागजात के बावजूद। तो ये देखें पाकिस्तानियों की, ये बेचारे एक फ्लैट में 100 लड़का डिपोर्ट हो रहा है। ये पाकिस्तानी एम्बेसी ने आपकी कोई मदद नहीं की? नहीं, कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मदद नहीं की पाकिस्तान एम्बेसी ने? वीज़ा लेके आए हैं हम लोग। हाँ, कंबोडिया की पाकिस्तानी एम्बेसी को आपने फ़ोन किया, कुछ बताया उन्हें? करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई नहीं बता रहे कि किस वजह से वीज़ा कैंसिल किया है। पहले $10,000 भी हमने पे, हमारे पास थे, शो मनी भी थी, ई वीज़ा भी था, टी वीज़ा भी था, उसके बाद भी रिटर्न टिकट भी, होटल बुकिंग भी, उसके बाद भी इन लोगों ने हमारे साथ अभी सब कुछ था, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। ये 60+ गाइस जो है वो वापस किए हैं इन्होंने, और more than 60। और ये यानी परसों से। अगर आपके वीज़े गलत थे तो आपको पाकिस्तान से चलने क्यों दिया गया? नो सर, कोई भी हमारे वीज़े गलत नहीं थे, लीगल हाँ वही ना, ऑनलाइन सही वीज़े थे, ई वीज़े थे। सब कुछ, होटल बुकिंग भी सही था, सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी 3 दिन से हम जलील हुए, सही जलील हुए दबा के। Hello. Why? Why? They are deportee. Yeah, you- They have to. Excuse me. Ma'am, I he's have a to media confirm person. them. I have He's a right. media Go to person. see- I go have to see right. Immigration. Yeah. Go to He's see a immigration. media person, Yeah. so we are just interviewing them. Hello. Yeah. You just walk the leader. ओके ओके ओके, Go to see immigration. Immigration wait for you का. और यही सीन है, लाला इसको देख ले, बिल्कुल। 60+ बंदे सबको सब रिपोर्ट हो गए। ये देखें, इंसानों से जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब उड़ैच ऑफिशियल और मैं मतलूब उड़ैच आपसे मुखातिब हूँ। इन दिनों मैं सियासत से हट के थोड़ी सी टाइम दे रहा हूँ सियाहत को, थोड़ा सा वो भी आपकी खिदमत में मुसलसल कम से कम 1-2 व्लॉग डेली पेश कर रहा हूँ, क्योंकि जीने के लिए इंसान को मुख्तलिफ फैक्टर पे सोचना पड़ता है। आपको भी, मुझे भी, हम दोनों को, हम सब को। और मैं चाहता हूँ कि एक
उस बंदे की जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास इल्म हो, जिसके पास तजर्बा हो, उसको सबके साथ शेयर करना चाहिए। इसी गर्ज से, वरना व्लॉगिंग करना अभी ये बड़ी पड़ी हैं, गूगल और ये यूट्यूब और सोशल मीडिया सारा ही। अब इतनी वीडियो क्लिप्स, टिकटॉक, ये वो सारा कुछ है कि आपके पास खाना खाने को वक्त नहीं बचता। तो जनाब इन दिनों मैं मतलब 1.5 दर्जन कंट्री के टूर पे हूँ। 3.5 महीने 4 महीने का ये टूर है, घर से बाहर हूँ। तो अभी जनाब मैं रिसेंटली थाईलैंड से कंबोडिया गया और कंबोडिया पे व्लॉग किए, आपकी खिदमत में भी पेश किए। आपकी पसंद का शुक्रिया, आपने उनको सराहा, आपका शुक्रिया। अब मैं एयरपोर्ट पे वापस आया, जो फोनम पिन का एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, वहाँ पे मुझे आगे जाना था वियतनाम, और वियतनाम की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट वहाँ से मुझे अवेलेबल नहीं आ सकी, या मेरे प्लान में नहीं थी, या मेरे ट्रैवल जो सारा एडवाइज़र हैं या आप मैनेज करते हैं जनाब आगा तारक साहब, उनके ये नहीं थी कोई नज़र में। उन्होंने मुझे वापस बैंकॉक भेजना था। बैंकॉक से फिर मैंने जो है हनोई, जो इनका कैपिटल शहर है वियतनाम का, वहाँ जाना था। मैं हर सुबह फ़्लाइट थी, एयरपोर्ट पे पहुँचा। वहाँ देखा तो जब मैं गेट के पास अपने पहुँचा, देखा तो एक ग्रुप को, कुछ लोगों को अलहदा बिठाया हुआ है, और मुझे अजीब सा लगा कि बाकी सब लोग मिक्स बैठे हैं। एक ख़ास किस्म के लोग हैं, यानी देखने में जो पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी लगते हैं शक्लों से, उन्हें अलहदा बिठाया हुआ है। काफ़ी बड़ा ग्रुप था। खैर इसी सोच में मैंने नाश्ता वाश्ता करना था, वो किया मैंने, और फिर फ़्लाइट का अनाउंस हो गया। हम फ़्लाइट में गए, तो फ़्लाइट में हम सारे मुसाफिर बैठ के, लेकिन काफ़ी सीटें खाली थी। आलमोस्ट आधा प्लेन जो है वो मुझे खाली नज़र आया। तो फिर काफ़ी डिले के बाद ना पुलिस ने उसमें और लोग भेजने शुरू किए। उसमें वो लोग भी थे जो मैं नीचे देखे आए, हाल में बैठे हुए थे, अलहदा जिन्हें बैठाया हुआ था। वो 2-3 ऑफिसर थे, उनके साथ आए, वो सभी को जो खाली सीटें थी उन पर बिठा दिया। मेरे साथ भी 2 सीटें खाली थी, उधर भी बैठ के मैंने पूछा, मैंने क्या भाई आप इंडियन हो पाकिस्तानी हो? क्योंकि पंजाबी उर्दू मिक्स में बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। मैं क्या सबको, आप सब इकट्ठे हो जो जितने? मैंने कहा हाँ, मैंने आपको गेट के पास बैठे हुए देखा है। ये यहाँ से फ़्लाइट जो है वो बोर्डिंग शुरू होती है, वहाँ पे मैंने आपको बैठे हुए देखा है। कहते हैं हम 70 लोग हैं, 50 तो हम इकट्ठे आए थे एक फ़्लाइट में, और 20 हमसे भी पहले आए लोग हैं। कंबोडिया वालों ने हमें यहाँ पे कल का बिठाया हुआ है। खैर मैंने मज़ीद अपनी तबीयत से मजबूर हो के उनसे पूछा, उनसे सवालात किए। वो कुछ इस तरह के थे कि जिन्हें मैं समझता हूँ कि आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। उनकी जो आवाज़ है, उनके जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो इस वक्त मुल्क की इक़्तिसादी हालत है, जो इस वक्त मुल्क की सियासी हालत है, और जो माशी हालत है पाकिस्तान की, और जिस तरह हम लोग मजबूर हैं, जिस तरह मुल्क से भाग रहे हैं, उसकी दास्तान मैं आपको सुनाता हूँ। तो जनाब उनसे मेरे साथ जो बैठे हुए थे जुनैद थे और दूसरा हसनैन थे। एक शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से थे शायद, मजीद के मुझे बताया, और दूसरे वो सियालकोट से थे। वो बताने लगे कि कहते हैं कि वो बाहर जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, जिस मुल्क में भी अप्लाई करें, नया पासपोर्ट नहीं, हम स्टूडेंट के लिए भी अप्लाई करें तो हमें वीज़ा नहीं मिलता कि आपके पहले वीज़े नहीं लगे हुए, आप कहीं गए नहीं, आए नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनी पासपोर्ट की,
वो जी इसलिए हमें पहले दुबई की मोहर लगवा आते थे या सऊदीया की किसी और की, अब उन्होंने भी वीज़े बंद कर दिए हैं। तो अब वो जो है लोग बताते हैं कि आप पहले मलेशिया जाओ, वियतनाम जाओ, कंबोडिया जाओ, उधर आसानी से वीज़ा मिल जाता है, ई वीज़ा निकलवाओ, वहाँ पे जाओ, इन हो 2-4 दिन रहो, वापस आ जाओ। तो इसलिए आपके पासपोर्ट की हिस्ट्री बन जाती है। खैर मैंने चंद दिन पहले एक वाक़या पढ़ा था, कहीं सोशल मीडिया में देखा भी था फुटेज उसकी, कि कुछ लोग को अगवा करके कंबोडिया से या थाईलैंड वगैरह से उन्होंने स्मगल कर दिया बर्मा में, म्यांमार में, और म्यांमार में उनको स्मगल करके फिर वो उनके घर वालों से पीछे लाखों रुपए मांगते, वो बेचारे अपनी ज़मीनें बेच के उनको शायद रहा करवाते हैं, या इंतज़ामात हो जाए ठीक है, वरना वो मार के फेंक देते हैं। तो मेरे ज़हन में वो वाक़या था, मैंने उनसे कहा कि हाँ ये उधर तो ये भी आजकल बहुत हो रहा है। तो कहते हैं हाँ शायद यही वजह है या क्या है, हमारे वीज़े असली हैं, सब कुछ असली है, हम यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने कहा कि आज ही हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि आप हमारे किसी भी जो हमवतनी है यानी पाकिस्तानी है उसको आप एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह ये आगे स्मगल हो जाते, ये आगे अगवा किडनैप हो जाते हैं, अगवा हो जाते हैं, इनके साथ क्राइम हो जाता है, और सारा बोझ फिर एम्बेसी पे पड़ता है, सारा बोझ वज़ारत ख़ारजा पे पड़ता है, और इसलिए हमारी जो मुसीबतें बढ़ जाती हैं, आप इन्हें ना दें। यानी किसी ऑफिशियल ने उन्हें ये कहा था, इसलिए उन्होंने हमें एंट्री देने से इनकार कर दिया। भाई उसका बात तो ये है कि अगर चंद 1-2 केस ऐसा हुआ है तो उसमें बाकी स्टूडेंट का, बाकी जो अपने पासपोर्ट की वैल्यू बनाने के लिए, वैसे तो सबद पासपोर्ट की वैल्यू और दुनिया भर में कहीं नहीं है, मैं तो उसको माथे से लगा के रखता हूँ, अब भी पास है। तो लेकिन अब उसकी फोकियत ये है या उसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि उसको लोग अपने ही मुल्क में लोग पसंद नहीं करते। ठीक है, अब जिनके पास कैनेडियन है, अमेरिकन है, यूरोप के किसी मुल्क का पासपोर्ट है, इंग्लैंड का, वो तो पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं और बिला झिझक वो सफ़र करते हैं। खुद हम भी हर जगह जाते आते हैं बगैर किसी रोक टोक के। तो वो जनाब अब उस पासपोर्ट की इज़्ज़त का तो ये हाल है, आप जो ही अपनी जेब से बाहर निकालते हैं, लाइन में लगे होते हैं, आगे वो देख रहा है, अगर आपकी तरफ इमिग्रेशन ऑफिसर जिस भी मुल्क का होगा वो वहीं से फैसला कर लेता है कि मैंने इसको ज़रूर जो है ना सख्ती से चेक करना है। यानी वो एक्चुअली एक सिंबल बन गया, एक निशान बन गया हमारी तौकीर की गिरावट का, हमारे गिर जाने का, हमारे पस्ती में चले जाने का। सबज पासपोर्ट एक निशान बन गया। तो वो जिसकी जेब में हो, जिसके हाथ में हो, समझो वो बंदा, पंजाबी में कहते हैं वो बंदा टगेदा नहीं। ये हाल हो गया हुआ है। और ये हाल किया किसने? इस मुल्क के अवाम ने नहीं किया, इस मुल्क की अशराफिया ने किया है, जिनके बच्चों के पास ग्रीन कार्ड, जिनके खुद अपने पास ग्रीन कार्ड, जिनके अपने पास जनाब PR परमानेंट रेजिडेंस कार्ड और पासपोर्ट हैं गैर मुल्की, फिर भी इस मुल्क में आके MNA MPA बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, वज़ीर दाखिला सब हमारे, जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है। इस वक्त भी चीफ मिनिस्टर सिंध के पास कैनेडियन पासपोर्ट है। तो अब ये लोग मतलब और भी हज़ारों लोग आपको नुमाइंदगान में से मिल जाएंगे, हज़ारों लोग ब्यूरोक्रेसी में से मिल जाएंगे। हमारे जज साहब चीफ जस्टिस रहे हैं पाकिस्तान के, उनके पास बाहर के पासपोर्ट है। तो जनाब ये हाल पाकिस्तान के साथ, अपने पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में कहीं कोई ज़रती बात इजाफा नहीं बल्कि
दिन ब दिन इसमें गिरावट आ रही है। अब ये कसूर किसका है इस बात में? क्या उन लड़कों का कसूर है जिनके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन थी, जिनके पास ई वीज़ा था, वैलिड, जिनके पास शो मनी थी उस मुल्क में उतरने के लिए, खर्च करने के लिए शो मनी थी, पैसे थे, जिनके पास होटल बुकिंग थी और एडवांस पे किया हुआ था उसको, होटल को, वो भी बेचारों ने जिस तरीके से पे किए होंगे, क्योंकि सबके पास क्रेडिट कार्ड अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। तो अब उस मुल्क का क्या तुक बनता है कि जिस कंट्री ने ख़ुद पाकिस्तानियों को वो वीज़े इशू किए हों, वो वीज़े जारी किए हों। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की तौकीर, पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान का वक़ार सब खाक में मिल चुका है। जिस तरह वज़ीर दाखिला साहब ने क्रिकेट को जलील करके रख दिया है, तबाह करके रख दिया है, 1.5 साल उन्हें वज़ारत आला पंजाब की मिली, पंजाब को तबाह करके रख दिया। पंजाब के हर घर से हर कम से कम एक फ़र्द को उठाया गया, हरावल दस्ता बन के, मसाला जत्थों का लोगों को घरों से उठाया जाता है। पुलिस को आदत डाल दी गई है कि वो काम करना छोड़ें, बस लोगों को उठाएं, पीटीआई का उन पे एक दबा लगाएं, उन पे इल्ज़ाम लगाएं और 10-15 लाख रुपया उनसे फी बंदा, यानी इस तरह पुलिस ने कम से कम 1 लाख बंदे से ज़ायद अफराद का पंजाब से लोगों को घरों से उठाया है, उनको पैसे लेकर छोड़ा है, पर्चे में से नाम निकाला है। 1 लाख बंदे से, किसी से 10 लाख, किसी से 15, किसी से 50 लाख रुपया भी, जिन पे दहशत गर्दी के पर्चे थे उनसे 50 लाख रुपया भी वसूल किया गया। तो जनाब मैं बता रहा था आपको कि जब ये उन लड़कों ने मुझे ये स्टोरी सुनाई, इतने में वो एयर होस्टेस, वो जैसी मेरा खसूसी मील था, स्पेशल मील था, वो खाने से फ़ौरन पहले सर्व कर देते हैं, दूसरों को बाद में सर्व होता है। मैंने रिक्वेस्ट ली, उनसे कहा हुआ था उस स्पेशल मील का, वो आया। तो अब मेरा ये वो लड़के ये दास्तान सुना के ज़ारो कतार रोने लगे दोनों। एक कहते मेरी माँ ने किस मुश्किल नाल पैसे मैनू इकट्ठे करके दिते सन। दूसरा कहने लगा कि ये 4थी दफ़ा है, मेरे बाप सऊदीया में बूढ़ा आदमी है, अब भी काम करता है और मैं उनके पैसे बर्बाद, मैंने ये 4थी दफ़ा कर रहा हूँ बाहर जाने की ट्राई में। रो रहा है वो। और मैंने खाना क्या खाना था, मैंने उनसे कहा कि देखिए आप एक रात लाका पे रह के आए हैं और आपने रोटी पानी कुछ, कहते ये कुछ नहीं, एक पानी की उन्होंने बड़ी सी बॉटल रख दी थी, उससे बस पानी पिए और वो सुबह का वेट कर रहे थे कि सुबह की फ्लाइट से इन्हें हमने भेज देना। तो मैंने कहा आप ये खाएं, मैं इधर फ्लाइट में गैर मुल्की एयरलाइन में मजबूर हूँ, मैं आपका भी खाना सर्व हो जाएगा, लेकिन उतनी देर में आप ये ज़रूर खाएं। मुझसे नहीं खाया जा रहा, मतलब मैंने बेशुमार वाक़यात ज़िंदगी में, मैं आपको इमोशनल नहीं कर रहा, आपके इमोशन से नहीं खेल रहा। मैंने ज़िंदगी में मैं अब सीनियर हूँ काफ़ी इस मामले में, दुनिया घूमने में मैं बहुत कुछ देखा हुआ है, लेकिन मुझे उन पाकिस्तानियों की और मुझसे अगली सीट पे भी 3 बैठे हुए थे, साइड पे भी, वो सब मेरी तरफ देख रहे थे और उन्हें मेरी सूरत में वो नज़र आ रहा था कि मुझे अपना दुखड़ा सुनाए। ये क्या करते हैं ये सफरा, हमारे सफ़ीर, ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके ये बाहर बैठे होते हैं, लाखों डॉलर तनख्वाह सालाना खा जाते हैं, पाकिस्तान के वसाइल को खा रहे हैं। इनका काम क्या है कि बैरून मुल्क अगर किसी पाकिस्तानी को तकलीफ़ है, उसे प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, वरना इन्हें किस लिए भेजा गया उन मुल्कों में? क्या है उधर, कौन सी ट्रेड कर रहे हैं, कौन सा पाकिस्तान की
ट्रेड जो है, तजारत जो है, वो आसमान की बुलंदियों को छू रही है और बहुत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का जनाब इतनी ट्रेड हो रही है पाकिस्तान की कि एम्बेसी का इसमें कमाल है। क्या कर रहे हैं ये? सिर्फ गैर मुल्की चाहिए उन मुल्कों में बैठ के, उसके अलावा इनका कोई काम है? या किसी वजीर, सफ़ीर और अपने ब्यूरोक्रेसी के किसी फर्द का के मुफादात देखने, इसके अलावा इनका काम क्या है? तो जनाब इस तरह मैंने उनको कहा कि और आप इसके खिलाफ बात, कहते जी क्या करें, हम पहले भी उठाए गए हैं घरों से, अब घर वालों ने सोचा हमें बाहर भेज दें, लेकिन कोई हाल नहीं सर, आप तो बाहर रहते हैं सर, आपको नहीं पता सर। ऐसे मेरे साथ बात कर रहे थे कि वो मुझे कैसे जैसे मैं पाकिस्तान जाते ही नहीं हूँ, जैसे मैंने पाकिस्तान देखा ही नहीं। उन्हें क्या पता कि मैं पाकिस्तान को कितना करीब से जानता हूँ, पाकिस्तान की जेलों को कितना जानता हूँ। मुझे इन्हीं जो आज रजीम है, इन्होंने ही मुझे अडियाला में भी बंद किया, मुझे लाहौर में भी बंद किया, मुझे पता नहीं कोई जेल नहीं छोड़ी। मुझ पे करोड़ों अरबों रुपए के मुझ पे केस डाले गए। मैं उन्हें क्या बताऊं, क्योंकि हर दफ़ा अपना रोन बैठ जाना अच्छा नहीं लगता। अब मेरे साथ जिन पे पर्चे हुए थे, FIR दर्ज हुई थी, जो कुछ हुआ था वो आज हुकूमत का हिस्सा है, वो आज सदर पाकिस्तान है, जो मेरे पार्टनर थे। मैं लोगों को क्या बताऊं, लेकिन इन लोगों का क्या कसूर है? एक सवाल ये है, इन लोगों का क्या कसूर है? इनका कसूर सिर्फ ये है, दानिस्ता या ना दानिस्ता पाकिस्तान में पैदा हो गए, इनका डोमिसाइल पाकिस्तानी है, इनका बर्थ सर्टिफिकेट पाकिस्तानी है, इनका सिर्फ ये कसूर है। हाँ, अगर ये कसूर है तो इन्हें इसकी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा इनको ज़रूरत ना हो पाकिस्तान में कभी पैदा होने की, या अपनी नस्ल को भी पाकिस्तान पैदा ना करें, क्योंकि उन्हें नहीं पता वो इस पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह समझ बैठे हैं। पाकिस्तान का मतलब ये नहीं है। पाकिस्तान उमरा का और साहब इक़्तिदार लोगों की ये सरजमीन है। ये बनाई टाटा बिरला के मुकाबले में जो जागीरदार थे उनके लिए बनाया गया था। उनका एक अमीर आदमी अभी पिछले दिनों मरा है, इंडिया का रतन, वो जो टाटा बिरला का हुआ करता था, मालक था। एक टका भी वो अपने साथ लेके नहीं गया, और उसने सारा कुछ हमेशा अपनी कमाई का 60% हमेशा जो है वो डोनेट किया। और हमारे उमरा वो अपनी नस्लों के लिए छोड़ के जाते हैं और फिर कहते हैं लंदन तो क्या, हमारी लाहौर में भी कोई जायदाद नहीं है। आप उन लोगों ने जिन्होंने अपने बच्चों को मुस्तकबिल संवारने के लिए, उनको पाकिस्तान में तो जॉब नहीं है, एक हवलदार की, एक कांस्टेबल की जॉब के लिए 5 असामियाँ होती हैं और 20,000 30,000 नौजवान दुर्हासन लेके स्टेडियम में पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। मुझे आज भी, अभी भी उन आँखों में वो आंसू, हुसनैन की आंखों में वो आंसू, जुनैद की आंखों में वो आंसू, और दूसरे तमाम लड़के रो रहे थे, फिजिकली मतलब प्रैक्टिकली वो रो रहे थे। और ऐसे था जैसे कोई तबाह। एक ने फ्लैट चलने से पहले एक आगे बैठा हुआ लड़का था, वो बिलक के अपनी माँ को बता रहा था, अम्मा अब्बे ना दसी, अम्मा अब्बे ना दसी, उसका दिल ना कट जावे किसी। अब ये वो लोग हैं जिनके लिए 3-4 लाख का लॉस नुकसान बर्दाश्त करना ऐसे ही है जैसे आपके मेरे लिए 3-4 अरब या 3-4 कम से कम करोड़ का नुकसान है। इनके लिए वो पैसे
सालों की कमाई के बाद जुड़ते हैं। एक लड़का मुझे बता रहा था कि मैं 3 साल मुसलसल काम किया, तो मैंने अपने पासपोर्ट की वैल्यू एस बनाने के लिए 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का मैंने खर्चा किया। अब मुझे फिर 3-4 साल काम करना पड़ेगा। हिम्मत ना हारना, क्योंकि जिंदाबाद जाने में ही तुम्हारी सलामती है। पाकिस्तान से अब अगर आप जिंदा भाग गए तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। फिर तुम अपनी नस्ल भी संवार सकोगे, अपने पिछड़ों को भी देख सकोगे। लेकिन अगर पाकिस्तान के इन कसाईयों के हाथों में तुम फंस गए, इन सियासी कसाईयों के हाथों, इन अस्करी कसाईयों के हाथों, इन अदालती खुदाओं के हाथों, इस ब्यूरोक्रेसी के हाथों अगर कहीं फंस गए तो तुम्हारी ये खून तो वैसे निचोड़ चुके हैं, ये तुम्हारे जिस्म पे मांस तो वैसे सिकुड़ चुका है, ये तुम्हारी हड्डियां भी चबा जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान से जिंदाबाद। मैं यही कर सकता था, तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ जितना मुझे बोलना आता है। मैंने उनकी दादरसी नहीं कर सकता, क्योंकि साहब इक़्तिदार लोगों वो बिलियन बनाते हैं, कोई पाकिस्तान में नहीं ठहरता, वो भी भाग जाते हैं। नवाज शरीफ फिर भाग गया, काजी फायद साहब फिर भाग गया, रहील शरीफ चला गया, मुशर्रफ चला गया। पाकिस्तान का कोई साहबका आर्मी चीफ, पाकिस्तान का कोई साहबका चीफ जस्टिस, साकिब निसार भी भाग गया, इफ्तिखार साहब भी भाग गए, कोई भी पाकिस्तान में नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में तब होते हैं जब इन्होंने खून चूसना होता है, मांस नोचना होता है। इसलिए ये तुम्हारे साथ ये सब ना कर सकें, सारे भाग जाओ पाकिस्तान से, छोड़ दो इस चमन को, इस अंजुमन को छोड़ दो जो गले का तोक बनती है, और भाग जाओ। अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करो, अगर कर सकते हो तो। वो पाकिस्तान में नहीं होंगी। क्यों? ऐसा होता नजर ही नहीं आ रहा। कोई चीज़ तो बताए ना। वो कैसे ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, इसमें कुछ सीधी वाली बात है क्या? आपको कुछ नज़र आया? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आपको जो चीज़ मुझे शायद नज़र नहीं आती, हो सकता है मैं किसी ख़ास नज़र से देखता हूँ, लेकिन आपको आती है? तो मैंने उसे बच्चों को दिलासा दिया और चला आया। और मेरा से ये रिसर्च टूर जारी है। मैं परेशान हूँ कि मैं सियासत में नहीं आना चाहता, मैं अब सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन हो जाती है। जब देखता हूँ, इन चीज़ों को देखता हूँ, दिल दुखता है मेरा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मतलूब उड़ाइच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें। शायद मेरी किसी बात का किसी पे असर हो जाए। देखते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।